नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूं। देश की राजनीति में 3 मुद्दों की चर्चा बारहा होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन। माना यह जाता है कि ये तीनों मुद्दे भारतीय राजनीति की दशा और दिशा नए सिरे से तय कर सकते हैं। इसमें डिलिमिटेशन एक ऐसा मसला है जिस पर चर्चा है, लेकिन इस पर बवाल कहीं ज्यादा है उत्तर भारत के राज्यों और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच में। क्योंकि डिलिमिटेशन आज़ादी के समय जब हुआ तो ये तय हुआ कि अधिक से अधिक संख्या लोकसभा में 500 की रहेगी। बाद में 543 आ गया, वो संख्या अधिक से अधिक 550 की हो सकती है। लेकिन जो डिलिमिटेशन आज से पहले हो जाना चाहिए था, 2026 में उसको होना है, लेकिन होने से पहले ही बवाल खड़ा हुआ। जितनी बड़ी आबादी उतनी ज्यादा सीटें। अब उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दोनों राज्यों की आबादी आप मिला देते हैं तो देश की आबादी का लगभग 1/4 होता है, लेकिन दोनों के पास सीटें 125। दक्षिण भारत के तमाम राज्य, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, इन 5 राज्यों की जो आबादी है वो 21% के आसपास है और उनके पास 129 सीटें हैं। अब आबादी के आधार पर अगर सीटों का बंटवारा होता है तो जाहिर है कि उत्तर भारत के राज्यों के पास लोकसभा की ज्यादा सीटें आएंगी। दक्षिण भारत के राज्यों का कहना यह है कि हमने अपनी आबादी कम की, देश की सेवा की और हम नुकसान में जाएंगे। ऐसा क्यों? जाहिर है ये प्रश्न अपने साथ कई और प्रश्नों को लिए हुए चल रहा है। उन सब का उत्तर बहुत जरूरी है। इसलिए आज आचार्य प्रशांत जी के साथ मैंने सोचा कि इसी पर चर्चा की जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये डिलिमिटेशन और इसको लेकर के बवाल, क्योंकि बार बार इस मामले पर आप भी सोचते रहते हैं, इसको कैसे देख रहे हैं भैया आप? 50 साल से टाला इस बवाल को अब और नहीं टाल पाएंगे, अब इसका सामना करना पड़ेगा। क्या चीज़ है डिलिमिटेशन? थोड़ा दर्शकों के लिए पहले मैं तो संविधान में अनुच्छेद 82 और 170 हैं जो लोकतंत्र की भावना को पुष्ट रखने के लिए ऐसी व्यवस्था देते हैं कि हर व्यक्ति के, वो देश में कहीं का भी हो, किसी भी राज्य का हो, हर व्यक्ति के मत का वजन लगभग एक बराबर होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर तो 10,000 लोग एक आदमी को लोकसभा की एक सीट पर भेज रहे हैं और कहीं पर 10 लाख लोग मिल करके लोकसभा की एक सीट में एक एमपी को भेज रहे हैं। अब ऐसा अगर हो रहा है तो वो जो 10,000 वाले लोग थे, उनके जो मत का वजन है बढ़ गया, वो बहुत हो गया, 100 गुना ज्यादा हो गया। अब जो इसमें द्वंद्व फंस रहा है वो फंस रहा है, जो समझिए फेडरलिज्म है और डेमोक्रेसी है। भारत का जो संघीय ढांचा है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ये दोनों आपस में फंस रहे हैं। कैसे फंस रहे हैं? कि 1951 में हमने डिलिमिटेशन कर दिया। डिलिमिटेशन माने क्या? कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, चाहे वो विधानसभा की हो चाहे लोकसभा की हो, परिसीमन कर दिया। उसका परिसीमन कर दिया, उसकी संख्या ऊपर नीचे भी कर दी और उसकी जो बाउंड्रीज थी वो भी बदल दी। तो हमने जब शुरू करा था तो लोकसभा में कुल सीटें 500 से कम थी। वो फिर 51, 61, 71 में बढ़ते बढ़ते उतनी हो गई जितनी उनको हम आज देखते हैं, लगभग 550। 71 में जाकर के हमें ये बात समझ में आई कि ये जो सीटें बढ़ रही हैं ये तो ज्यादा उन राज्यों की बढ़ रही हैं जहां आबादी बढ़ रही है, जहां आबादी बढ़ रही है और जिन्होंने जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिसमें सबसे कम योगदान दिया और सबसे कम प्रगति करी है, उनको सबसे ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जा रहा है। उनका प्रतिनिधित्व जो है वो लोकसभा में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो लोकसभा में बढ़ेगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली राज्यसभा में भी थोड़ा बढ़ेगा। तो ये फिर देखा गया तो कहा गया नहीं, 1971 में रोक दो और अब 50 साल बाद इसका 2021 में, तब तक ये माना गया था कि जो उत्तर भारतीय राज्य हैं वो भी कैचअप कर लेंगे, वो भी दक्षिण भारत के राज्यों के समतुल्य आ जाएंगे मानव विकास के सभी सूचकांकों पर। उल्टा हुआ है। हुआ ये है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेस जितने भी हैं उसमें उत्तर भारत और पिछड़ गया है। और अब अगर डिलिमिटेशन करा जाता है
जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, तब तो इतना ही हुआ था कि 30 साल में बढ़ करके मुश्किल से 50 सीटें बढ़ी होंगी। अब अगर बढ़ाई जाएंगी तो वो सीटें बढ़ के हो जाएंगी 850 के आसपास। उत्तर भारत के तो नई राज्य, लोकसभा में उतना हाँ, इंतजाम किया गया है। इसीलिए किया गया है। तो उत्तर भारत के राज्यों ने अपनी आबादी इतनी बढ़ा ली है कि जो नई सीटें बढ़ेंगी, उसमें से 70-80% नई सीटें उत्तर भारत के राज्यों को ही मिलने वाली हैं। तो जो अनुपात है, दक्षिण भारत के राज्यों की भी कुछ सीटें बढ़ेंगी, कोई आबादी तो उनकी भी बढ़ी है, पर जो अनुपात है उत्तर और दक्षिण का, वो बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाएगा, तराजू एक तरफ को उठ जाएगा, स्क्यूड हो जाएगा। तो जो अनुपातिक शक्ति है दक्षिण भारत की, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उत्तर की तुलना में, वो एकदम कम हो जानी है। मान लीजिए कि अभी उनकी 545 में से x% सीटें हैं। दक्षिण के आप 5 राज्य ले लीजिए, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक। तो अभी उनकी अगर x% सीटें हैं, और अगर डिलिमिटेशन हो गया आज की आबादी के हिसाब से, तो उनकी जो सीटें हैं वो x% से घट करके 0.7 पर x या 0.8x% हो जाएंगी परसेंटेज में। एब्सोल्युटली तो बढ़ जाएंगी, पर उत्तर भारत के राज्यों की अपेक्षा उनकी सीटें कम हो जाएंगी। अब ये अन्याय होगा, ये सीधा सीधा अन्याय होगा और इसकी कोई सफाई नहीं हो सकती। अन्याय क्यों होगा, आप अगर अनुमति दें तो मैं थोड़ा बोलूं। जी। देखिए, वो सब कुछ जो एक देश को समृद्ध बनाता है, वो सब काम तो ज्यादा दक्षिण में ही हुआ है ना। आपने ही मुझसे एक बार कहा था कि देश तो देशवासियों से है, तो देशवासियों की भलाई, बेहतरी, अच्छाई का ज्यादा काम तो दक्षिण में ही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर शिक्षा के क्षेत्र को ले लें, उदाहरण के लिए मैं 4-5 बातें आपसे कहूंगा। आप अगर शिक्षा के क्षेत्र को ले लें, तो जो लिटरेसी रेट ही ले लें, उसमें उत्तर में और दक्षिण में लगभग 20% का अंतर आ गया है। 20% का। दक्षिण की तो 5 राज्यों की मैंने बात कर ली, उत्तर के भी आप 5 मान लीजिए, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार। अब बिहार में आप झारखंड जोड़ दीजिए और मध्य प्रदेश में आप छत्तीसगढ़ जोड़ दीजिए। तो इनको अगर आप ले लें, केरल में लगभग 100%, बिहार में 60%। बताइए बेहतर काम किसने करा? केरल ने। और सजा किसको मिलने वाली है? केरल को। सजा कई तरीकों से मिलनी है, उसकी मैं अभी आगे आपसे चर्चा करूंगा, और अपनी दृष्टि में मुझे जो एक समाधान लगता है वो भी मैं बताऊंगा। इसी तरीके से आप बाकी राज्यों को भी ले लें, अगर आप उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की तुलना कर लें, तो जो लिटरेसी रेट है उसमें बहुत अंतर है। इसी तरीके से एक चीज होती है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि एक वहाँ का जो नागरिक है, जो शिक्षा पाके निकला है, उसने स्कूल में औसतन कितने वर्ष बिताए, तो उसमें भी लगभग 50% का अंतर है। दक्षिणी राज्यों में बैठता है लगभग 6.5 साल, और उत्तरी राज्यों में बैठता है लगभग 4.25 साल। 4.25 साल में आप जब लगभग 50% और जोड़ते हो तो आता है 6.5। तो 50% हमसे आगे है दक्षिण इस बात में भी। और ये फासला आज़ादी के समय नहीं था, ये उनकी कॉन्शियस चॉइस है। उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने ऐसे फैसले करे हैं, कड़े फैसले करे हैं उन्होंने शिक्षा के पक्ष में। वो फैसले हमने नहीं करे हैं, और उन्होंने सही फैसले करे, कड़े फैसले करे, तपस्या करी। हम इसका उनको दंड कैसे दे सकते हैं? ठीक है ना। और एक और इस पर आ जाइए, दक्षिण का आपको मजा आ जाएगा, जो औसत परिवार है वो अपनी कुल आमदनी का लगभग 40% शिक्षा पर खर्च करता है। भारत का जो, उत्तर भारत का जो औसत परिवार है, वो अपनी औसत कुल आमदनी का 10 से 20% शिक्षा पे खर्च करता है। और ये तब है जब उत्तर की आमदनी दक्षिण की आमदनी की 1/3 है, 1/3 से भी कम है। पहले तो आमदनी कम है, उसके बाद उस आमदनी का भी 15-20% खर्च करते हो शिक्षा पर। दक्षिण का औसत परिवार, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, अपनी आमदनी का 40% अपने बच्चों को पढ़ाने पर खर्च करता है। जो आचार्य जी कह रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। 100 रुपए की आमदनी उत्तर भारत में है, तो यहाँ का परिवार 20 रुपया खर्च करता है। क्योंकि दक्षिण भारत में आमदनी 2 गुना है, तो 200 रुपए पर वो 40% कर रहा है, यानी 80 रुपए कर रहा है। 3 गुने से ज्यादा आमदनी है वहां। हमारी 70,000 रुपए सालाना की है, उनकी 2,20,000 रुपए सालाना की औसत आय है। इतना अंतर है, बहुत फर्क है। अब यहाँ एक सवाल आता है, क्योंकि हम कहते हैं कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उत्तर भारत में 30 लाख लोग एक सांसद चुने, और दक्षिण भारत में 8 से 10 लाख लोग एक सांसद चुने। तो इसका मतलब कि वहां के एक आदमी की बराबरी यहाँ 3 लोगों की हो गई।
ये नुकसान फिर तो उत्तर भारत का हो रहा है ना। नहीं, फिर वो उसमें जो समाधान पर representation आऊंगा। है हमारा। हाँ, उस समाधान पर मैं आऊंगा कि उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। शिक्षा में ही आपको एक आंकड़ा और बताता हूँ। जब मैं ये आंकड़े बता लूंगा तब जाकर जो मैं समाधान बताऊंगा वो थोड़ा सा पचने योग्य होगा, नहीं तो वो समाधान ऐसा लगेगा कि ये समाधान बढ़िया है नहीं। देश भर में जितने एजुकेशन लोन लिए जाते हैं, अब एजुकेशन लोन लेना तो एक फैसला होता है ना, उसमें से 70% दक्षिण भारत में लिए जाते हैं, सिर्फ 15% उत्तर भारत में लिए जाते हैं। उनके पास भी ऐसा नहीं कि हमेशा पैसा होता है अपने बच्चों को पढ़ाने का, पर वो एक कड़ा निर्णय करते हैं, कहते हैं पैसा नहीं है तो हम कर्ज लेके पढ़ाएंगे, पर पढ़ाएंगे जरूर। 70%, उनकी आबादी भी कम है, तब भी देश भर के 70% एजुकेशन लोन दक्षिण में लिए जा रहे हैं। भारत, उत्तर भारत में सिर्फ 15% और बाकी शेष भारत में बाकी 15%। आप ये बात समझ रहे हैं। और चीजें देखिए जो संयोगिक नहीं होती, जो कि इंसान, परिवार, एक समाज, एक क्षेत्र जब निर्णय लेता है तब वो चीजें घटित होती हैं। पर कैपिटा इनकम में मैंने आपसे बात करी थी, दक्षिण में बैठ जाती है लगभग 2.25 लाख रुपए, उत्तर में बैठ रही है लगभग 70,000 रुपए। और ये भी जो उत्तर की पर कैपिटा इनकम है, इसमें बहुत सारी वो है जो उत्तर के लोग दक्षिण जाके कमा के घर भेजते हैं, उसमें से वो हटा दीजिए तो उत्तर की जो पर कैपिटा है वो और भी कम हो जाएगी। उत्तर की जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें आपको ये भी जोड़ना पड़ेगा कि उत्तर के पास बहुत उपजाऊ भूमि है जो दक्षिण को नहीं मिली। उतनी उपजाऊ भूमि होने के बाद भी उत्तर की जो प्रति व्यक्ति आय है वो दक्षिण से 1/3 से भी कम है। अब ये तो थोड़ा, इसमें हमें उनको श्रेय देना पड़ेगा ना कि ये अपने श्रम की, उद्यम की, स्वावलंबन की, अपनी तपस्या की बात है, अपने निर्णयों की बात है। जिसने ऐसे निर्णय लिए हों उस समुदाय को हम कुछ तो पुरस्कार देंगे कि नहीं देंगे, समझ रहे हैं बात को। और बहुत बातें आती हैं। जो पूरा भारत के ऊपर बड़े से बड़ा कलंक है कि हमारी आबादी में से लगभग 4 करोड़ महिलाएं गायब हैं। वो 4 करोड़ महिलाएं लगभग सारी की सारी उत्तर भारत की हैं, उत्तर और पश्चिम भारत। पश्चिम भारत में मैंने राजस्थान, गुजरात और जोड़ दिया। राजस्थान को तो हम उत्तर में जोड़ रहे हैं, मैं गुजरात और जोड़ दीजिए उसमें। ये जो फीमेल फिटिसाइड का कलंक है ये दक्षिण के ऊपर नहीं लगा हुआ है, ये उत्तर में ही है। ये उत्तर वाले हैं जो काम कर रहे हैं। और ये काम संयोग से तो नहीं हो जाता, अनजाने में तो नहीं हो जाता, ये तो हम निर्णय लेके ये सारे हरकतें करा करते हैं। और भी चीज़ें हैं जिनको हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि बेरोजगारी हो गई, या कि जो आपका स्टार्टअप वाला काम है, इनोवेशन का, वो कितना हो गया। वो सारा का सारा हम पाते हैं कि दक्षिण में ही ज़्यादा जितने बेहतर काम है वो हो रहे हैं। इन सब चीज़ों के बाद जब आप देखते हैं कि दक्षिण कितना टैक्स दे रहा है तो आपको रोमांच हो जाएगा। 1,25,000 करोड़ कर्नाटक, लगभग 90,000 करोड़ तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश 23,000 करोड़, बिहार 6,000 करोड़। मतलब कमा करके भी दे रहे हैं, वो कमा करके भी दे रहे हैं। और वो कमा करके सिर्फ ये नहीं कि स्टेट टैक्स है जो स्टेट में ही खर्च हो जाना है, वो सेंट्रल टैक्स है, वो सरकार के पास जाता है। फिर फाइनेंस कमीशन जो शेयरेबल सेंट्रल टैक्सेस होते हैं उसका 41% फिर राज्यों को वितरित करता है। और जब फाइनेंस कमीशन वितरित करता है तो उसमें जो क्राइटेरिया होता है उसमें बड़े से बड़ा क्राइटेरिया होता है आबादी और राज्य का क्षेत्रफल, और वो उत्तर को मिल जाता है। तो दक्षिण का जो पैसा है वो उत्तर को मिल जा रहा है। और फिर उसी पैसे से हम कहते हैं उत्तर का विकास हो रहा है। तो उत्तर का जो आप विकास भी देख रहे हो, जो आप कहते हो कि ये सड़कें बन रही हैं, ये हो रहा है, उत्तर में ऐसी परियोजना, उत्तर में ऐसी परियोजना, उसमें बहुत बड़ा योगदान तो दक्षिण से आए टैक्स का है। ये हम दक्षिण के साथ पहले ही एक तरह नाइंसाफी कर रहे हैं कि नाइंसाफी तो देखिए कर ही रहे हैं। क्योंकि आप ऐसे, आप फाइनेंस कमीशन जिन मेट्रिक्स पर स्टेट्स को फंड्स डिवॉल्व करता है, आप अगर देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत फेयर मेट्रिक्स हैं। फिर आप थोड़ा उन्हें घुसिए तो आपको पता चलेगा कि वो जितनी भी मेट्रिक्स हैं वो वेटेजेस होती हैं कि इसके आधार पे इतना % ऐसे ऐसे डिसाइड होके हर राज्य का कोटा मिल जाता है कि तुम्हें इतने पैसे मिले, तुम्हें इतने। वो जितने भी वहाँ पर मेट्रिक्स हैं वो सबके सब किसी न किसी तरीके से गरीबी और जनसंख्या, इन दोनों को फैक्टर इन करते हैं। अब जनसंख्या भी कहाँ ज़्यादा है? उत्तर में। और गरीबी भी कहाँ ज़्यादा है? तो ये जो पूरा जो सेंटर से पैसा निकलता है वो बहुत डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से उत्तर को मिल जाता है। और सेंटर को पैसा आया कहां से था? साउथ से, दक्षिण से आया था। पर गरीबी
राज्य के क्षेत्रफल, कहते हैं कि जितना लंबा चौड़ा राज्य होता है तो उसके एडमिनिस्ट्रेशन में उतना पैसा लगता है। तो गरीबी और राज्य का क्षेत्रफल और जनसंख्या, इनके नाम पर वो मिल जाता है यूपी, एमपी, बिहार को। तो बताइए, उनके साथ तो पहले ही हम थोड़ा अन्याय कर रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि डिलिमिटेशन में असेंबलीज में एमएलएस की संख्या बढ़ा दी जाए और उत्तरी राज्यों को 20 साल या 30 साल और दिए जाएं कि साहब आप जो है इस पर अभी और प्रगति करके दिखाइए और 2051 में अगली बात करेंगे। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि एक घर में अगर एक भाई को लगेगा ना कि नाइंसाफी हो रही है, घर के टूटने का खतरा खड़ा हो जाता है। और नाइंसाफी तो है। अभी एक बयान चंद्रबाबू नायडू का था कि वक्त है कि आप आबादी को बढ़ाइए। हालांकि वो रेफरेंस ये दिया गया था कि हिंदुस्तान बूढ़ा हो रहा है। जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेशियो है वो 2.1 आ गई है, साउथ में नीचे है, 1.6 के आसपास है। तो उनका कहना ये है कि चूंकि अब ये जो नौजवान पीढ़ी है ये बुजुर्ग होती जाएगी, पैदा कम होने कर रहे हैं, तो हम एक समय के बाद से बूढ़ा देश हो जाएंगे। तो उस बूढ़ेपन से बाहर आने के लिए आप बच्चे पैदा कीजिए। क्या आप कहीं से सोचते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने यह बयान मैं इसके इस डर से दिया है? वो बिल्कुल उसी डर से दिया और कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल वैसी सी बात है कि जिस वजहों से बहुत सारे देशों में भी ये चल रहा है कि जो विकसित देश हैं कि औरतों को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और बच्चे पैदा करो वगैरह। और उसमें जानते हैं जो उस पूरी बात की मूल काट है वो क्या है? बुढ़ापे की परिभाषा बदल गई है। जितने भी ऐसे समाज हैं जहां बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है वो सब विकसित समाज हैं। वो जब विकसित समाज है तो उनमें एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है। दक्षिण की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ उत्तर से 10 से 15 साल ज्यादा है। निर्भर करता है कि आप कौन से राज्य का किस राज्य से कंपैरिजन कर रहे हैं। आप जब 60 में मरते थे तो आपको हम बूढ़ा कब मान लेंगे? कब मान लेंगे? आप 45 के हुए नहीं, हम कहें बूढ़ा आदमी है, 60 में तो मरना है इसको। अरे आप मर 90 पे रहे हो। अब जो 90 में मर रहा है उसको तो 70 तक ठीक होना, और होते भी हो। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की करी, आपकी पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा है, आपकी एवरेज लाइफ भी ज्यादा है, आप एजुकेटेड भी ज्यादा हो, आपका फॉरेन एक्सपोजर भी ज्यादा है, सब कुछ है, आपका इंश्योरेंस भी है, सरकार की स्कीम है। यू आर मोर और लेस अ डेवलप्ड प्लेस। भारत के कुछ हिस्से ऐसे हैं दक्षिण में, खासकर से गोवा हो गया, जिनको आप लगभग चीन जितना ही विकसित मान सकते हो पर कैपिटा इनकम में भी और कई अन्य सूचकांकों पर भी। तो आप अब अपने आप को बूढ़ा नहीं बोल सकते। 50 के वो बूढ़े कहां से हो गए? 70 के भी वो बूढ़े कहां से हो गए? वो तो हम अपने उत्तर भारत में हम बैठ के देखते, कहते हैं कोई 70 कहते अरे बेचारा बूढ़ा है। और बेचारा बूढ़ा कहां से? 78 साल के ट्रम्प तो वहां राष्ट्रपति बन गए। काहे का बुढ़ापा? वो बूढ़ा मान रहे क्या अपने आप को? हमारे यहाँ भी ये चलता रहा है। राजनीति वाले कभी बूढ़े होते हैं? आप तो उन्हीं के साथ उठते बैठते हैं। तो भाई आदमी अगर मस्त है और वो खाया पिया है और उसको मेडिसिन उपलब्ध है तो सचमुच बूढ़ा नहीं होता है। नहीं होगा। तो वो बुढ़ापे वाली जो बात है वो व्यर्थ की है, उसकी कोई वो नहीं है। यानी कि चंद्रबाबू नायडू का बयान जो है इसी डिलिमिटेशन में जो सीटों की संख्या कम हो जाएगी बस वो उसके डर से सनसनी और वोट बैंक उनका भी वहाँ भी खूब चलता है ना। तो वो तो उस तरह की बात है। लेकिन उनके बयान को हम एक तरफ रख के सोचें भी तो ये बात कहीं से हमें भी जायज़ नहीं लगेगी कि साहब जिन्होंने सचमुच एक सात्विक तरीके से अपने दिमाग को संतुलन में रख करके अनुशासन के साथ सही काम करा, हम उनकी सीटों का अनुपात कम कर दें। अच्छा, तो फिर एक सवाल आता है, एक ही देश और आवाजाही है दोनों समाजों के बीच में, फिर दक्षिण भारत के राज्य इतने सजग, इतने जागरूक और समय के साथ साथ सबल होते चले गए, उत्तर भारत में ऐसी कौन सी बीमारी है कि ये लगातार कमजोर होता है? ये आपने तो क्या पूछ दिया। यही तो मेरा सबसे बड़ा कष्ट है और यही मैं उत्तर भारत को समझा रहा हूँ। लोगों को लगता है कि क्या आहत कर रहा हूँ उनको। हम जिस चीज को अपनी संस्कृति कहते हैं वो वास्तविक धर्म से बहुत दूर आ गई है, और हम जिसको अपना धर्म कहते हैं वो लोक धर्म दर्शन से बहुत दूर आ गया है। ये समस्या है उत्तर भारत में, और उत्तर भारत बहुत ज्यादा जिद्दी और आक्रामक है दक्षिण की तुलना में। तो इस वजह से बदलाव स्वीकार नहीं कर रहा है। जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हम सब जानते हैं, आज से 250 साल पहले से भारत में
सुधार, सामाजिक सुधार के कार्यक्रम आंदोलन चलते रहे हैं। वो अधिकांशतः या तो दक्षिण में हुए या फिर पश्चिम में हुए, महाराष्ट्र में हुए, या फिर कुछ थोड़ा बंगाल में हुए। पर जो हमारा हिंदी हार्टलैंड था ना, वो सुधार से बड़ा वंचित रह गया। तो सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार हो नहीं पाया, और यही वजह है कि हम पिछड़े ही रह गए। देखिए, जब हम कहते भी हैं ना कि भारत की पर कैपिटा इनकम $2400 है, तो उसमें यूपी और बिहार थोड़ी आ गए। यूपी और बिहार की, उसमें से आप नॉन रेसिडेंट यूपी वाले और नॉन रेसिडेंट बिहारी हटा दीजिए, तो यूपी तो अरे वो $1000 भी नहीं बचेगी। हम, बहुत खेद होता है, बड़े क्षोभ के साथ बोल रहा हूं, पर बोलने दीजिए, हम दुनिया का स्लम है, उत्तर भारत। और मैं भी उत्तर भारतीय हूं, तो अपने लिए बोल रहा हूं, हम दुनिया का स्लम है। और लेकिन नाज हमें बहुत है, हमारी गौरवशाली परंपरा, ये वो। दक्षिण ने कहा हम बदलने को, सुधरने को तैयार है। दक्षिण में भी कट्टरवादिता जबरदस्त थी। आप तमिलनाडु में जाइए, आप टेम्पल रीएंट्री मूवमेंट देखिए केरल का, तो उत्तर भारत में कौन सी आप पाएंगे रूढ़िवादिता और अंधविश्वास और सामाजिक, धार्मिक और जातीय शोषण, जितना तमिलनाडु और केरल में था। अरे बाप रे बाप, लेकिन वो सुधर गए। क्या सुधरे हैं, क्या सुधरे हैं? उत्तर भारत ने सुधरने से इनकार कर दिया। हम वही पुराना पोंगापंथी कार्यक्रम पकड़कर बैठे हुए हैं, और वो जो पोंगापंथी कार्यक्रम है, मैं कह रहा हूं पिछले 2-3 दशक में वो और जबरदस्त होता जा रहा है। नए नए बाबा जितने उभर रहे हैं, उसमें से एक आधी होगा कोई जो दक्षिण का होगा। एक दक्षिण वाले थे, उनको जानता हूं, वो भारत से ही भाग गए। ठीक है, उन्होंने कहीं जाके किसी द्वीप पे अपना ठिकाना बनाया है। बाकी जितने अधिकांशतः नए नए आते हैं जो कि भारत को और पीछे धकेलने में लगे हुए, वो सब उत्तर भारत के हैं। जितने रिग्रेसिव काम हो रहे हैं वो सब उत्तर भारत में हो रहे हैं, और हमारी सारी आबादी उसी में साथ भी दे रही है। शिक्षा पर हमने ध्यान नहीं दिया उत्तर भारत में, दक्षिण ने शिक्षा पे जबरदस्त ध्यान दिया। यही वजह थी कि जब आईटी हब बनने की बारी आई, तो नंबर न लखनऊ का लगा, न गुड़गांव का लगा, न चंडीगढ़ का लगा, नंबर लगा बेंगलोर का, नंबर लगा हैदराबाद का, फिर नंबर लगा पुणे का और बंबई का। क्योंकि इंटरनेशनल काम होना है, पढ़े लिखों का काम होना है। उत्तर भारत में कैसे कर लें, जबकि आबादी उत्तर भारत में बहुत ज्यादा। आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह देखिए, जितने तमिलनाडु में हैं और तेलंगाना में हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, 20 करोड़ पार कर गया, हम कहीं उनके सामने ही नहीं ठहरते। आप अगर इन्फोसिस में जाएंगे, इन्फोसिस में देखेंगे कि जो वहाँ कर्मचारी हैं उसमें से दक्षिण भारत के कितने हैं, आप हैरान रह जाएंगे। आप प्रपोर्शन, रेशियो देखेंगे, वो दक्षिण भारत वहाँ भरा पड़ा है। आप देखेंगे कि जो ओवरसीज इंडियन कम्युनिटीज़ हैं उसमें उत्तर भारतीय कितने हैं। कनाडा छोड़ दीजिए, उसमें पंजाबी हैं, कनाडा छोड़, अमेरिका को पकड़ लीजिए, यूरोप चले जाइए, वहाँ आप ओवरसीज इंडियन कम्युनिटीज़ देखेंगे, वहाँ आपको अधिकांशतः साउथ इंडियंस दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पर ध्यान दिया। हमने रूढ़ी और परंपरा पर ध्यान दिया। हमने कहा हम तो यहीं जमे रहेंगे और जैसे हम तक आज तक रहे वैसे ही रहेंगे, हम ना बदलब। फिर प्रश्न आता है, आप कहते हैं कि विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ा लीजिए, ड्रीम टेस्ट यहाँ कर लीजिए। 2051 में हम फिर सोचेंगे कि लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, नहीं बढ़ाई जाए, तब तक उत्तर भारत को मौका दिया जाए कि आप दक्षिण भारत के सुधर जाइए। लेकिन उत्तर भारत में अभी बहुत जोर शोर से यह प्रचार चलता है कई वर्षों से कि संख्या बढ़ाओ, संख्या नहीं बढ़ाओगे तो संकट तुम्हारे अस्तित्व के ऊपर है। आबादी जितनी बढ़ जाए उतने सुरक्षित तुम हो। तो आप जो समय दे करके यहाँ सुधार की बात या उम्मीद कर रहे हैं, उसके ठीक खिलाफ यह व्यवस्था जो है आपको खड़ा होती हुई दिख रही है। आपने मुझसे इजराइल पे चर्चा करी थी, बताइए यहूदी कितने हैं दुनिया में? ठीक है, वो 1 करोड़ लोग, और 73 लाख लोगों ने नाको चने चबवा रखे हैं दुनिया को। हम क्यों संख्या बढ़ाएं? हम क्यों संख्या बढ़ाएं? हिंदुओं को कहा जाता है संख्या बढ़ाओ, मुसलमानों में भी बड़ा एक तबका है जो कहता है संख्या बढ़ाओ, उससे अपनी जो है ना रिप्रेजेंटेशन में मदद मिलेगी और हम भी छा जाए सब में। और अभी तो हिंदुओं में बहुत जोर शोर से है कि आबादी बढ़ाओ। क्या आबादी बढ़ाओ? सिंहों के नहीं लेड़े। 73 लाख यहूदी दुनिया पे छाए हुए हैं, कुल 73 लाख। क्या करोगे संख्या बढ़ा के? 120 करोड़ तुम हो, अभी चैन नहीं मिल रहा। और 120 करोड़ होकर भी जिसको सुरक्षा की भावना नहीं आ रही, उसको 500 करोड़ होकर भी आएगी क्या? आप अगर दुनिया की आबादी की ग्रोथ रेट देखेंगे
कि किस ग्रोथ रेट से दुनिया की आबादी बढ़ रही है और हिंदुओं की आबादी का ग्रोथ रेट देखेंगे, हिंदू अभी भी दुनिया की एवरेज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूँ मुसलमान उससे भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये है कि आज से 50 साल पहले दुनिया की आबादी में हिंदुओं का जो प्रतिशत होता था आज उससे कम नहीं हो गया है, थोड़ा बढ़ ही गया होगा और आने वाले 30 साल में भी कम नहीं हो जाना है। और अगर 0.1%, 0.2% इधर उधर हो भी गया तो उससे क्या हो जाएगा? बात संख्या की नहीं होती, हम जानवर नहीं है, बात पुरुषार्थ की होती है, हम इंसान हैं। एक इंसान पढ़ा लिखा, बुद्धिमान, वीर, जागरूक 100 मूर्खों पे भारी पड़ता है। हमें 100 मूर्ख थोड़ी पैदा करने हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, 73 लाख यहूदी दुनिया पर भारी पड़े हुए हैं। आप जैनों को देखिए, आप सिखों को देखिए, वो संख्या गिन रहे हैं क्या? जैन भी इतने कम है, सिख भी इतने कम है और उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो मुसलमानों क्या हिंदुओं से भी कम है और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो नहीं ये कह रहे हैं कि अपनी आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। यार, चांद से जीना है, बहुत सारा भेड़ की तरह तादाद बढ़ा के थोड़ी जीना है। लेकिन हाँ, उसमें एक बात जरूर आती है कि लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, सिर के अंदर क्या ये नहीं गिना जाता। वो बात मैं जानता हूं, वहां समस्या आती है और उस समस्या का कोई समाधान होना चाहिए। उस पर हम कभी अलग से चर्चा कर सकते हैं। मैं उस समस्या को एक्नॉलेज करता हूं। ये आचार्य जी कह रहे हैं, इकबाल कभी कहा करते थे कि जमहूरियत व तर्ज हुकूमत है, जिस बंदों को गिना करते हैं तौला नहीं करते। आचार्य जी कहते हैं तौला कीजिए, शिक्षा, सामर्थ्य, संपन्नता, इस पर जोर दीजिए। जब इस पर जोर देंगे तो एक शेर जैसा समाज पैदा होगा। कमज़ोर, दुर्बल, निरीह, लाचार, इस तरह का समाज पैदा करके चाहे जितनी संख्या बढ़ा लीजिए, आप अपना प्रभुत्व नहीं बढ़ा सकते हैं। इतिहास आपको याद नहीं रखेगा। राणा जी, क्या होगा? जब हम गुलाम हुए थे तब भी हमारी आबादी उनकी अपेक्षा 100 गुना थी जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था। आबादी ने हमें बचा लिया क्या? उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास विज्ञान था, उनके पास खोज थी, अनुसंधान था। ये चीजें होती हैं जो एक कौम को सबल बनाती हैं। हम उसकी नहीं बात कर रहे, हम इसमें लगे हुए आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। आबादी तो तुम्हारी तब भी बहुत थी जब तुम 1757 प्लासी की लड़ाई लड़ने गए थे। 17 गुना फौज थी तुम्हारी अंग्रेजों से। तुम हारे कि नहीं हारे? कितने गुना हो इससे नहीं फर्क पड़ता। एक मिसाइल, इजराइल की एक मिसाइल ईरान की पूरी आबादी पे भारी पड़नी है और कोई आबादी नहीं है इजराइल की, और ईरान की बहुत आबादी है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल भी है। तो क्या हो जाना है उससे? क्या कर लोगे? इतनी बड़ी आबादी रख के क्या कर लोगे? इतना बड़ा क्षेत्रफल रख के क्या कर लोगे? बात यह है कि इंसान कैसा है, द क्वालिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग, हमें उसको बेहतर बनाना है। हम क्वालिटी की जगह क्वांटिटी में लगे हुए हैं। बात डिलिमिटेशन की थी और डिलिमिटेशन से चलते चलते वो उत्तर भारत के समाज और मानसिकता पर आई और कुछ ऐसे तथ्य हैं जिन पर वाकई गंभीरता से सोचने विचारने का समय आ गया है, सोचा जाना चाहिए। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये चर्चा मुझे लगता है कि बहुत मतलब की रही है और दर्शकों को बहुत हद तक ये सारे तथ्य बार बार देख करके याद कर लेने चाहिए।